नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे इस क्लास में हिंदी भाषा प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे। और ये आपका 5 नंबर प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर है और इसमें हम आपके अपठित गद्यांश, व्याकरण के प्रश्न करेंगे, साथ ही साथ आपके बेहतरीन पेडागोजी के प्रश्नों को भी करेंगे। तो आई होप सभी प्यारे मित्र इसके जो पहले प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, आपने ज़रूर देख लिया होगा। वह क्लास अपना फीडबैक अवश्य दिया होगा। इसका आई बटन पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर का एक लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। MPTT वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस पेपर 5वें की। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। आपके संपूर्ण कंसेप्ट से 30 प्रश्न रहेंगे। 30 में से आपका कितना स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपका अपठित गद्यांश क्या दिया गया है। अगर यही अपठित गद्यांश एग्जाम में आ जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सभी के लिए। आपके 8 से 10 मिनट बच जाएंगे। चलिए, तो गद्यांश क्या दिया गया है। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है। प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक का विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न छिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन को स्वीकृत नहीं मिलती। तो इससे संबंधित आपको यह अपठित गद्यांश है। आइए इससे रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं। जो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, उक्त गद्यांश में किसके प्रति सतर्क किया गया है। बुद्धि के अतिरेक के प्रति, कल्पना के अतिरेक के प्रति, यथार्थ के एकांगी के प्रति, या सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, इस गद्यांश में जो है किसके प्रति सतर्क किया गया है, तो आप जानते हैं कल्पना के अतिरेक के प्रति सतर्क किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे हमें पता चल जाता है कि किस ओर इसकी जो संकेत किया गया है। चलिए बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, जो स्क्रीन पर आप लोगों के स्क्रीन पर है। सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है। व्यवस्थित, विच्छिन्न, समन्वय या सामंजस्य करती है। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा अपना अपना फीडबैक। तो सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है, सामंजस्य करती है। जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु इस सीमा तक जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए रखती है। यहाँ पर आप लोग दिखा होगा कि सामंजस्य स्थिति बनाए रखती है, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान देंगे और यहीं से प्रश्न आपका क्रिएट किया गया है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है। सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, या कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो देखिए, सबसे अधिक जो दंडनीय व्यक्ति होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है देखना पड़ेगा कि दंडनीय शब्द कहाँ दिया गया है, इस लाइन को किसके साथ जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं, ये लाइन देखिएगा ध्यानपूर्वक कि जो नरक स्वर्ग की है, सृष्टि का हुआ है, संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र करने का नरक का आविष्कार कर डाला। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसकी सबसे अधिक दंडनीय कौन है, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब जीवन का स्पर्श मिलता है, कल्पना का स्पर्श मिलता है, बुद्धि का स्पर्श मिलता है, या भावना का स्पर्श मिलता है। तो आप किस गद्यांश में बताया गया है कि सौंदर्य उपयोगी तभी होता है। कब होता है सौंदर्य उपयोगी, यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो सौंदर्य उपयोगी कब होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी यहाँ पे देखिए, सौंदर्य उपयोगिता की बात कर रहे हैं। देखिए,
पहले ही लाइन पर यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य करती है। तो यहीं से हमें दोस्तों पता भी चल जाता है कि आपका जो प्रश्न किस तरफ पूछ रहा है कि सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है, ये तो हम कर चुके हैं कि यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। देखिए, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब जीवन का स्पर्श मिलता है। पहले लाइन पर क्लियर है, सौंदर्य उपयोगी तभी होगा जब जीवन का आपको स्पर्श मिलता है। 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, नरक गाढ़ा जाने का अभिप्राय क्या है? नरक गढ़ा जाने लगा है। आपके एक गद्यांश में आया है एक लाइन कि नरक को गढ़ा जाने लगा है। इसका अभिप्राय क्या होता है कि लोगों को यातनाएं दी जाने लगी हैं, दुखमय बनाए जाने लगा है, समस्त सुख नष्ट होने लगा है, जीवन विभत्स बनने लगा है। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। देखिए, नरक गढ़ा जाने लगा, इसका अभिप्राय है लोगों की यातनाएं दी जाने लगी। नरक मतलब गलत ही होगा, निगेटिव शब्द ही है एक, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है। देखिए, अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवक है, आ है, अव है या अव का हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अवचेतन शब्द में जो प्रयुक्त आपका उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग इसमें अ उपसर्ग हो जाएगा। अवचेतन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वे शब्दांश देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। 7वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पीकदान, जीवनदान, उपरोक्त सभी। आप जानते हैं कि कौन सा शब्द जो प्रत्यय से बना हुआ है, तो देहदान में भी प्रत्यय है, पीकदान में भी है, जीवनदान में भी, तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है। तीनों शब्द आपके तीनों ऑप्शंस प्रत्यय से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दिए गए शब्द में दान प्रत्यय तीनों में देख रहे होंगे आप, दान, 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 देह दान, पीक दान, जीवन दान, तीनों में दान दान प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी में प्रत्यय आपका दान हो जाएगा, एक समान प्रत्यय हो जाएंगे। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? सरसरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, गहरी दृष्टि, पैनी दृष्टि। देखिए, आपके इसमें आया भी है इस गद्यांश में विहंगम दृष्टि। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। विहंगम मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, कूप मंडूक होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कूप मंडूक होना, घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि कूप मंडूक होना जो मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान की बात करेंगे। जी हाँ, अत्यंत सीमित ज्ञान को ही मुहावरा का वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न लाक्षणिक या आपके वैगिक अर्थ का बोध होता है, और भाषा में आपको पता है सजीवता एवं अर्थ गौरव बढ़ाने में ये सहायक भी होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, यहाँ पे आपको बताना है बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना एक वाक्य में आपका दुपाश्य होगा, आपका दुर्निवार होगा, दुर्भिक्ष होगा या दुभेद हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना का वाक्यांश हमें क्या कह लेंगे? दुर्भिक्ष। क्या कहा जाएगा? दुर्भिक्ष कहा जाएगा। और आपको लग रहा है कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट, अपना फीडबैक बता सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। देखिए, एक पंक्ति दी गई है, छंद है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, ये 4 हमारे छंद दिया गया है। इस छंद में रोला है, चौपाई है, सोरठ है, भरवे है। सभी कमेंट कीजिएगा, ये छंद जो है आपका कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन देखिए, ये जो छंद आपका चौपाई हो जाएगा। और चौपाई की
एक पहचान कैसे होती है कि कैसे पहचान पाएंगे कि चौपाई है। देखिए चौपाई एक कैसे होता है, मात्रिक समछंद होता है। चौपाई कैसे होता है, एक मात्रिक समछंद होता है। ये मात्रिक समछंद मतलब का एक भेद ही है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। अब गिन भी सकते हैं। देखिए ऊपर लाइन देखिए, 2 हो गए हनु, 2 2 4, 2 6 1 7 हो गया, 7 2 9 1 11, 11 2 13, ठीक है, और 13 3 कितना कह रहा है यहाँ पे, 16-16 मात्राएं आपकी कह रहा है ना। सभी ध्यानपूर्वक बताइएगा। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो 2 2 4, 2 6 1 7 आ गया, 7 3 10 हो गया, 10 2 12, 2 14, 16 मात्राएं, बिल्कुल सही है। थोड़ा गिनने में ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चौपाई की बात करेंगे, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया गया है, देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋण, एशिया, ईसा, ऐषणा। सभी लोग बताइए। शुद्ध वर्तनी को आपको लोगों को चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन है। तो आप जानते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी जो आपका डी ऑप्शन देगा है ऐषणा। कैसे, देखिए यहाँ शुद्ध वर्तनी ऐषणा है और अन्य बाकी जो तीनों शब्द वर्तनी के जैसे अनुपयुक्त आपके दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए मैथिली भाषा का केंद्र है, तिरहुत होता है, अयोध्या, गुरु जनपद या लखनऊ। देखिए मैथिली भाषा का जो केंद्र माना जाता है वह तिरहुत माना जाता है। तिरहुत देखिए अन्य स्वतंत्र साहित्यिक भाषाओं की तरह मैथिली की अपनी प्राचीन लिपि है जिसे तिरहुता कहते हैं। मैथिली की एक अपनी प्राचीन लिपि जिसे तिरहुता कहते हैं और इसे मिथिलाक्षर भी कहते हैं। इसका विकास नई शताब्दी ईस्वी में शुरू किया गया था और आजकल की छपी हुई पुस्तकों में अधिकांश जो है देवनागरी का ही प्रयोग या देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए पुत्री निम्न से किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ पे द्वैता की बात करेंगे, ठीक है। और पुत्री द्वैता का पर्यायवाची। पुत्री के अन्य भी आपके पर्याय हैं, जैसे सुता, बेटी, तनया, नंदिनी आदि हो गए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि आगम का तत्सम शब्द है, आगम, अक्षय, अनेकांत या आगंतुक हो जाएगा। देखिए आगम शब्द की अगर तत्सम की बात करें, देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से रूपांतरित आपके हिंदी में होते हैं, ठीक है, वो तद्भव कहलाते हैं। तो आगम का तत्सम बताना है। आगम एक क्या हो, तद्भव है, इसका तत्सम रूप बताना है। तो आगम का तत्सम तो अगम हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ज्येष्ठ का तद्भव आपको बताना है। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द ज्येष्ठ, जेठ, बड़ा या जेठ होगा। देखिए ज्येष्ठ यहाँ पे आपका यह तत्सम शब्द दिया गया है। कैसे दिया गया है, आपका तत्सम शब्द दिया गया है। सभी लोग बताइए। तो ज्येष्ठ का हमारा तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया जेठ हो जाएगा। कहते हैं ना वो आपका जेठ है, ज्येष्ठ नहीं कहते, जेठ कहते हैं, ठीक है। तो ज्येष्ठ का तद्भव जेठ हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम शब्द में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द में या जो शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है दंगचल का संधि विच्छेद क्या होगा। दंग धन अंचल, दंग धन अचल, दृग धन अंचल या दंग धन चल हो जाएगा। देखिए दंगचल का यहाँ पे क्या दिया गया आपको बताना है, संधि विच्छेद। तो दंगचल का जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा वह दृग धन अंचल हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, दृग धन अंचल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है राधा का मुख चंद्र पंक्ति में अलंकार होगा। देखिए राधा का मुख चंद्र अर्थात राधा के मुख को चंद्रमा के समान तुलना की गई है,
ठीक है, तो यहाँ पे उपमा, शंकर, रूपक, यमक कौन सा अलंकार होगा? देखिए आप जानते हैं, समझते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान की बात की जाती है, राधा का मुख चंद्र के समान, चंद्रमा के समान यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, देखिए राधा का मुख चंद्र अंक में रूपक अलंकार इसलिए होगा क्योंकि जिस जगह पर उपमेय का उपमान का आरोप किया जाए, जिस जगह पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, आरोप ही तो है एक उपमेय में उपमान का, कि राधा का मुख चंद्र, अर्थात राधा का मुख किसके समान? चंद्रमा के समान बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम मेरे पितृ हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, यहाँ पे दिया गया, पितृ पढ़ लिए हैं, कहीं न कहीं देखे चले, ध्यान कहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। कौन सा सही होगा? देखिए शुद्ध वाक्य जो होगा वह हमारा यह होगा कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, क्योंकि मेरे के बाद फिर आपका प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ठीक है, मित्र में तुम प्रयोग किया जाता है, मित्र मतलब एक समान है, समकक्ष होगा। ठीक है, तो आपका प्रयोग हम रिस्पेक्ट के बड़े के तौर पर करते हैं, लेकिन तुम और एक साथ तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ, तो पहले तुम लगा के फिर आप भी लगा रहे हो, तो ये हमारा वाक्य सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो दिया गया, तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे आने वाले एक दो प्रश्न के बाद पेडागोजी के भी प्रश्न की कंप्लीट करेंगे। देखिए निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। कोयल, चातक, काग, खंजन। तो सारंग शब्द का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। सारंग का अनेकार्थी यहाँ पे कोयल की बात करेंगे। सारंग का अनेकार्थी कोयल होता है, चातक का शारन होता है, मेघ बीजन पपीहा, काग का कौवा होता है, काग, कौवा, काग, पिशुन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उच्चारित के लिए विलोम शब्द क्या होगा? अनुच्चारित, अनुउच्चारित, उच्चारित, इनमें से कोई नहीं। अगर उच्चारित शब्द अगर आ जाए, आप मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है, आज एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, और ये शब्द आ गया उच्चारित, और आपसे पूछा गया कि उच्चारित का विलोम लिखिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अनुच्चारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्चारित, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार जो है एकदम से टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक का होता है, उद्धरण का होता है, अल्प विराम का होता है, या पूर्ण विराम का होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों आप जानते हैं, समझते हैं कि जहां वाक्य की गति की अंतिम रूप ले ले, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एक दूसरे के टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी भी वाक्य की गति का अंतिम रूप ले लेगा तो विराम, अगर पूर्ण विराम चिन्ह लग जाता है तो वह गति का अंतिम रूप ले लेता है, हम थोड़ा रुक भी जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, पेडागोजी का प्रश्न है आपके। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका कथन है? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये सभी लोग जानते हैं महात्मा जी का कथन है, महात्मा गांधी जी का कथन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, या कक्ष अभिनय प्रणाली? आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि व्याकरण शिक्षण के लिए साथियों जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है वह आगमन निगमन प्रणाली मानी जाती है। आपके अव्याकृति भी है, लेकिन कक्ष अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना।
देखिए इसके पहले हमने जो प्रैक्टिस पेपर आपके मॉडल पेपर किया था 4th नंबर, उसमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बातें भी की थी, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछा गया है और अक्सर हम लोग क्या है एग्जाम पर गलतियाँ कर देते हैं। तो भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल यहाँ पे आपका बोलना और लिखना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल की, जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा वह होगा वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, क्योंकि कंठस्थ जो करने हैं जो है अपने आप में नेगेटिव शब्द माना जाता है। मैं आप लिए हमेशा कहता हूँ नेगेटिव शब्द पॉजिटिव शब्द को पहचान लीजिए, आपको आंसर पहचानने या आंसर ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का बच्चों को अभिनय सिखाना चाहिए। प्रश्न क्या दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना या बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होना चाहिए वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने का, क्योंकि अवसर प्रदान करना अपने आप में सभी लोग जानते हैं, अवसर शब्द अपने आप में एक सकारात्मक माना जाता है। पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के इतिहास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न इस पे कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों NCF की बात करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए। कैसा ज्ञान दिया जाना चाहिए? जो समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे या नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके या सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय पर साथियों विषय के द्वारा शिक्षार्थियों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। कि लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति और विशेषताओं से परिभाषित करना या लोकगीतों के भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। देखिए लोकगीतों में शामिल करने का अवसर जो सबसे कम महत्वपूर्ण आंका जाएगा वह होगा रसानुभूति की। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण यह बी ऑप्शन होगा। बाकी इनसे बेटर ऑप्शन है कि लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी भी देते हैं, लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति और विशेषताओं की परिभाषित भी हो जाती है और लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया भी हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए तो आप लोग अपना कमेंट फीडबैक बता सकते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित जो है कौन सा विचार उचित होगा। सभी कमेंट कीजिए। तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो है भाषा सीखने से संबंधित जो विचार हमारा सबसे उपयुक्त होना चाहिए वह कौन सा विचार होगा। व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए या बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है साथियों और उस कक्षा में जो भाषा सीखने
से संबंधित जो विचार सबसे उचित होना चाहिए वह होगा समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके अपहृत गद्यांश के महत्वपूर्ण चर्चा की, इससे संबंधित आपके 10 से 12 प्रश्न व्याकरण की बातें की और 8 से 10 आपके पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की बात की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इसी से संबंधित आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी टाइप के ही प्रश्न आएंगे, कोई अलावा आपके कहीं से आकाश से नहीं आने वाले प्रश्न यहीं से बनेंगे, यहीं से क्रिएट होंगे। थोड़ा घुमाया जाएगा, मॉडरेट किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा कहानी थोड़ा स्टोरी डाली जाएगी, उसको बस मलाई मक्खन लगा के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो मलाई मक्खन को दूर करके आपको सीधा वह पूछना कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उसके जवाब में बेहतरीन फीडबैक करना है और स्कोर बेहतरीन प्राप्त करना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। धन्यवाद सभी का।